गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पायर लेसन क्लासेस। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने स्टार्ट किया था कि किस टाइप की इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। उसमें फिर हमने बात की थी इसके ऑर्डर और डिग्री की, और लास्ट में मैंने जाते जाते पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से आप डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। उसमें 3 पॉइंट थे मेन हमारे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हम कह रहे थे कि एवरी फैमिली ऑफ कर्व, हर एक फैमिली ऑफ कर्व में क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी अपनी। जैसे हमने देखा था कल, मैंने आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताया था जो पासिंग थ्रू ओरिजिन थी, y = mx, जिनकी फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन थी, वहाँ से हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। सेकंड पॉइंट जो इसमें मेन है क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा जितने उसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं। ऐसा कह लेते हैं कि जितने आपको उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, अगर इक्वेशन में आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो वहां पे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और 2 से ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट हमने क्या बोला था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन रही है फाइनल, उसमें जो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो नहीं होना चाहिए। यानी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उन सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन और जो भी तरीका है वहां से आपको उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें केवल वेरिएबल x और y होगा और डिफरेंशियल्स होंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको वहां पे नहीं दिखना चाहिए। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहां से एक बात तो हमें क्लियर हो गई क्या, कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने उसकी फैमिली ऑफ कर्व में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे होंगे, या इसका उल्टा कह लो कन्वर्स, कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो सपोज कोई इक्वेशन आपको ऐसी दिखे जहां 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये मान के चलिए कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो थर्ड ऑर्डर की होगी, या फिर ऐसा कह लो कोई आपको फाइनल डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन अगर थर्ड ऑर्डर की दिख रही है तो हमें एज्यूम करते हुए चलना है कि उसके जो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन थी वहां पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे होंगे, जिसकी वजह से थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई है मेरी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन यहां पे बोला है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज दिस। यानी ये एक हिसाब से कह लो आप फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इसने बोला है यहां से अगर आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। तो इसमें क्या चीज यूज करें हमने बोला था कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहां इसने बोला है C1, C2, C3, C4, C5, 5 जो हैं वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं। बट अगर मैं ध्यान से देखूं इस इक्वेशन को तो यहाँ पे C1 और C2 जो 2 हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो आपस में एडिशन हो रहे हैं। तो एडिशन होने के बाद भी क्या है, ये एक कांस्टेंट ही बनाएंगे। ये 2 अलग अलग कांस्टेंट है, बट जब एडिशन होंगे तो अपने आप में एक कांस्टेंट बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कांस्टेंट्स को, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को जोड़ के कोई कांस्टेंट लिख लेते हैं तीसरा। सपोज इसको मैं लिख लेता हूं K1 cos x + C3। देखना यहाँ पे जो C3 कांस्टेंट है, C3 कांस्टेंट x के साथ ऐड हो रहा है, तो x तो अपने आप में वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो यानी ये C3 तो चलेगा कांस्टेंट के तौर पे। बट यहाँ जो C1 + C2 था, ये दोनों मिलके एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट K1 बनाएंगे, माइनस C4। यहां देखना e⁻x + c की पावर प्लस C5 है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं e⁻x × e⁻c5, है ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो C5 था और e⁻x था, इसको मैंने अलग अलग कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये e भी कांस्टेंट है और पावर में c की बेस में 5, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये टोटल एंटिटी अपने आप में कांस्टेंट बनेगी, और ये इस कांस्टेंट C4 के साथ मल्टीप्लाई होके एक दूसरा कांस्टेंट बनाएगी, जिसका नाम मैं क्या दे देता हूं, K2। तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लग गई अब मेरे को, K1 cos x + C3 यहां पे ये चीज हटा देते हैं, प्लस K2 e⁻x। तो अब इस जो फाइनल फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन बनी, वहां पे पहला कांस्टेंट ये, दूसरा कांस्टेंट मेरा C3 और तीसरा कांस्टेंट मेरा K2। तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने के कारण ये जो फैमिली ऑफ कर्व दिख रही है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे 3 ऑर्डर की बनेगी। यानी
d3y/dx³ टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो यहाँ मैंने एक चीज़ आपकी क्लियर कर दी कि ऐसा किसी इक्वेशन में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट बहुत सारे दिख रहे हैं तो कोशिश करें उन आर्बिट्री कांस्टेंट को कम से कम करने की। अगर ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई होकर एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट बन रहा है तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ना कि 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। अब देखते हैं फैमिली ऑफ कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। कुछ एग्जांपल्स उसके देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मेरा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, x² + y² - 2ay = 0 वेयर a इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपको केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है मेरा, वो है a। इस इक्वेशन में x² + y² - 2ay = 0 में आपको केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, वो है a। तो यानी इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर तो 1 होगा, ये हमें मालूम है। यहाँ से हमें दिख भी रहा है चारों के चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। y' जो है आपका dy/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो एक ऑर्डर की बनेगी तो हम भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने की। एक बार x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y, साथ में dy/dx माइनस 2a, y का डेरिवेटिव करूँ तो साथ में कितना आएगा dy/dx = 0 तो रहेगा ही यहाँ पे। तो ये क्या किया मैंने एक बार अपनी फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके। अब जो फाइनल इक्वेशन बननी थी मेरी फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे क्या था, मेरे को कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं चाहिए था। तो मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट a अभी भी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश इस इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी जो क्वेश्चन में गिवन थी, वहाँ से इस a की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर देखूँ तो मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, यहाँ से मैं -2a की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि -2a यहाँ पे भी है। तो -2ay या फिर कह लो +2ay = x² + y²। और यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी, x² + y² अपॉन में y। अब इस 2a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ, ये मेरी जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको नंबर सेकंड ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ इक्वेशन कुछ ऐसी बनने वाली है, 2x + 2y साथ में dy/dx माइनस 2a की जगह मैं पुट कर लेता हूँ वैल्यू अपनी, x² + y² अपॉन में y साथ में dy/dx = 0। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये जो a था मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट उसको एलिमिनेट कर दिया। अगर आप इसको अब सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा y, तो 2xy + 2y² साथ में dy/dx माइनस x² + y² dy/dx = 0। एलसीएम लिया y और y को क्या किया, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसका मैं ब्रैकेट खोलूंगा ये कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, 2xy + 2y² dy/dx अभी भी ऐसा ही रहेगा, माइनस x² dy/dx और माइनस y² dy/dx = 0। ये 2y² dy/dx है, ये माइनस y² dy/dx है। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई मेरी 2xy + y² dy/dx माइनस x² dy/dx = 0। ऐसी कुछ फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखेगी विदाउट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जरा ऑप्शन से चेक करते हैं हमारा कौन सा इक्वेशन है। तो इन्होंने 2xy को तो दूसरी साइड रख रखा है, एक साइड। तो जरा हम भी 2xy को जरा एक साइड रख लेते हैं। 2xy को अगर मैं यही रहने दूं तो यहाँ जो जाएगा ये बन जाएगा x² dy/dx माइनस y² और dy/dx को क्या ले लूँगा मैं, कॉमन। तो ऐसी इक्वेशन चेक करते हैं वहाँ पे, 2xy = x² माइनस y² और dy/dx, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। मेरे को पता था एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आर्बिट्री कांस्टेंट बच रहा था a, वो ओरिजिनल इक्वेशन से 2a की वैल्यू निकाली, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दी, तो आखिर में आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है हमारा किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। इसमें क्या बोला है, इसमें तो सिंपल ऑर्डर पूछा है इक्वेशन का।
द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, इस बार फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन कुछ ऐसी है मेरे पे, y² इज इक्वल टू 2cx प्लस अंडर रूट सी ब्रैकेट के अंदर है। इसकी फैमिली ऑफ कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, इस हिसाब से हमारे ऑप्शन है। सिंगल चॉइस है तो यानी एक ही ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला काम तो देखते हैं इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट केवल एक है c, भले ही दो जगह है बट आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही है यानी कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा। तो यानी जो ऑर्डर 3 है और ऑर्डर 2 है ये ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो गए। अब कोशिश करते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की, क्योंकि वहीं से हमें इसकी डिग्री का पता चलेगा। क्या किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया यहाँ से 2y dy/dx इज इक्वल टू 2c कांस्टेंट है, अंदर में x प्लस अंडर रूट सी का डेरिवेटिव 1 आने वाला है, अंडर रूट सी का 0 x का 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लिया तो क्या आ गया मेरा y dy/dx इज इक्वल टू c। अभी भी देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो मुझे एलिमिनेट करना है। तो क्या करता हूँ, c की वैल्यू ये जो है x dy/dx, इसको मैं यहाँ पे वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया अगर तो मैंने, तो इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, y इज इक्वल टू 2c की जगह क्या पुट किया, y dy/dx, x प्लस अंडर रूट सी की जगह क्या है फिर से y dy/dx। अभी भी देखना ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई बट ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कोशिश करते हैं कि एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आए ताकि वहां से हम उसकी डिग्री बता पाए। यहाँ पे अंडर रूट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा अगर तो कुछ ऐसा आएगा, y² इज इक्वल टू 2xy dy/dx, ये पूरा का पूरा x से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2 y यहाँ पे हाफ पावर में है, y यहाँ पे 1 पावर में है, तो y dy/dx इसकी पावर कितनी होगी टोटल 3/2। यहाँ पावर हाफ थी, यहाँ पावर 1 थी, 3/2 हो गई। अब क्या करूं, इस 2xy को इधर राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू 2y dy/dx टू द पावर 3/2। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहां से जो पावर थी 3/2 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी 3 पावर में। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा मैं तो यहां से एक टर्म जो है 2 कैंसिल हो जाएगी, और जब ये खुलेगा तो ये कुछ ऐसा आएगा dy/dx का होल क्यूब। मुझे पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल डिग्री पता करनी थी। यहाँ पे भी dy/dx है और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होने जा रहा है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी ऑर्डर आ जाएगा डिग्री आ जाएगी 2, और यहाँ से इसकी डिग्री आ जाएगी 3। डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर ही आना था बट डिग्री कितनी आ गई मेरी 3। जो हायर डिग्री होगी वही लेंगे हम अगर डेरिवेटिव का ऑर्डर हमारे पास एक से ज़्यादा जगह आ रहा है। तो क्या किया इस इक्वेशन में, आर्बिट्री कांस्टेंट देखा एक बार डेरिवेट किया, कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश की, वहाँ से देखा मैंने पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ रहा था, पॉलिनोमियल फॉर्म में लाने के लिए उसको स्क्वायर किया, वहाँ से मेरे को इसकी डिग्री पता लग गई, कितनी हो गई 3 हो गई। आई होप यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगभग हमें क्लियर हो चुका है। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। इन सब क्वेश्चंस में तो हमें क्या है, फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको फैमिली ऑफ कर्व पहले खुद बनानी पड़ेगी, फिर वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी बनानी पड़ेगी। देखना क्या बोला है इसने, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व y1 इज इक्वल टू c1 e टू द पावर c2x। ये मेरे को फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है। कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट c1 और c2 2, और दोनों के दोनों देखना अलग है, इसको मैं अलग भी नहीं कर सकता। बीच में अगर प्लस का साइन होता तो मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या है e की पावर c2 और c1 को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना लेता, बट यहाँ पे कांस्टेंट अलग नहीं हो सकते हैं, तो इसको मुझे 2 बार ही डेरिवेट करना पड़ेगा। y डैश निकालता हूँ, y डैश यानी कि dy/dx, c1 तो कांस्टेंट है, e की पावर c2x का डेरिवेटिव e की पावर c2x, और c2x का डेरिवेटिव एक बार c2। ये आ गया मेरा y डैश। 2 बार करना है तो दूसरी बार भी कर लेता हूँ। c1 c2 तो कांस्टेंट है, e की पावर c2x का डेरिवेटिव e की पावर c2x, और एक c2 और आ जाएगा यहाँ पे, तो यह बन जाएगा c2 का स्क्वायर। ये सपोज मेरी इक्वेशन 1 थी, ये सपोज मेरी इक्वेशन 2 थी, और ये सपोज मेरी इक्वेशन 3 थी। तो जगह अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में देखिए आप क्या कर रखा है इन्होंने, लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार y को y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रखा है, एक बार उसको उसके डबल डेरिवेटिव से,
एक बार y को डबल डेरिवेटिव से और एक बार y को डेरिवेटिव से। तो हम भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो अगर यहाँ से आप देखें यहाँ पे C2 स्क्वायर है, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C2 नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं आपकी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1 का स्क्वायर आ जाएगा, C2 का स्क्वायर यहीं पे है और e टू द पावर C2x जो है इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये y डैश के स्क्वायर के इक्वल है। तो यानी y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है हमें। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, जो सेकंड इक्वेशन थी उसका होल स्क्वायर आया। तो ऑप्शंस देख के भी यहाँ से आप इजीली, अगर आप यहाँ से अगर सिंपली 2 बार डेरिवेट करके अगर आप कांस्टेंट एलिमिनेट करना चाहेंगे तो वहाँ हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो e की पावर में भी है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने ऑप्शन से चेक किया कि कौन सा ऑप्शन इसमें वैलिड पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ट्राई किया और राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बैठ रहा था यहाँ पे। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन में से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, इस बार हमें क्या है, इस बार हमें फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन नहीं दी है इस क्वेश्चन में, और फिर फाइनली हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो सारे सर्कल ओरिजिन से पास हो रहे हैं एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, और उनका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो इस टाइप का सर्कल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मुझे कि ओरिजिन से पास हो रहा है और सेंटर कहाँ पे है उसका, एक्स एक्सिस पे, यानी इस टाइप का कुछ सर्कल देखने को मिलेगा। अगर आप देखें सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका जो सेंटर होगा उसको मैं h,0 ले सकता हूँ क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो वहाँ पे 0 होगा एक्स एक्सिस पे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो h डिस्टेंस है यही इसका रेडियस भी बनने वाला है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिखना शुरू करता हूँ। इक्वेशन क्या होती थी हमारी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और r यहाँ पे क्या बन चुका है, अपने आप में h बन चुका है। तो मेरी फाइनल इक्वेशन जो फैमिली ऑफ कर्व्स की आई वो क्या आई, एक आर्बिट्री कांस्टेंट वाली x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एक है तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस एच, एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 आने वाला है। 2 से 2 भी कैंसिल कर सकता हूँ, इधर 0 की तरफ नीचे जाएगा तो x माइनस एच प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनी है, बट अगर ध्यान से देखें तो आप इसमें भी क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है मेरा। अब मेरा मकसद क्या होना चाहिए, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का। तो एलिमिनेट कैसे किया जाए इसको एक ही बार डेरिवेट करना था। डेरिवेट हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा बार डेरिवेट नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन ऐसी थी x माइनस एच स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इसको डेरिवेट किया एक बार। डेरिवेशन के बाद फाइनल में मेरे पे ये इक्वेशन बच गई जिसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब क्या करूँ, इस आर्बिट्री कांस्टेंट में h की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो h की वैल्यू कहाँ से निकालूँ अब मैं, जो इस इक्वेशन में पुट कर सकूँ। तो यहाँ पे मेरे पे 2 ही ऑप्शन है, क्या करूँ, या तो नीचे वाली इक्वेशन से क्या करूँ, h की वैल्यू निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में ओरिजिनल में डाल दूँ, या ऊपर वाली इक्वेशन से h की वैल्यू निकाल के नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तभी h एलिमिनेट हो सकता है। इस केस में मैं क्या करूँगा, देखना, ऊपर से h की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ स्क्वायर में है और यहाँ भी स्क्वायर में है, वहाँ ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ ईजिली। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू h इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मानूं और जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इक्वेशन 1 मानूं, तो 2 की वैल्यू अगर मैं 1 में पुट करूंगा तो मेरी कुछ इक्वेशन ऐसे आने वाली है, x माइनस एच की जगह क्या पुट करना है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि फिर से x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से आने वाली थी। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही इस चीज़ का होल स्क्वायर होना है तो वाई स्क्वायर
dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, या ऐसा कह लो, यहाँ पे स्क्वायर ना लेके इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है, इज इक्वल टू, यहाँ खोल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है x और b कितना है y dy बाई डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अंदर y dy बाई डी एक्स। देखते हैं इस टाइप का कोई ऑप्शन हमारे उसमें गिवन है क्या। एक तरफ हमने वाई स्क्वायर लिया है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। एक तरफ वाई स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy साथ में dy बाई डी एक्स था। तो यहाँ से हमने एक चीज़ तो समझ ली अब, क्या कि हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह करने जा रहे हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें पता करना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट पता लग गए तो वहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट को पता लगने के बाद उतनी बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, और फिर जैसे सब्स्टिट्यूशन में हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते जा रहे हैं, उस टाइप से क्या है, इस पूरी इक्वेशन से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो, फाइनल में जो बच के आएगा वो आप पे क्या हो जाएगा, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ हमारे दो पार्ट कंप्लीट हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑर्डर एंड डिग्री, और दूसरा हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर चुके हैं। कल से बढ़ेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे क्या था, हमें फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन थी, वहाँ से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। अब जो आने वाले क्लासेस होंगी हमारी, वहाँ हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व निकालने की कोशिश करेंगे। वो आपका मेजर पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पे हम वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इस टाइप की, और बर्नौलिस इस टाइप की हम इक्वेशंस पढ़ेंगे और तरीके पढ़ेंगे जहाँ से हम क्या करें, डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व निकाल सकें। फिलहाल आप यहाँ तक के क्वेश्चंस करिए, जो भी रेफरेंस बुक आप कर रहे हैं उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।